हाय फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आपके साथ हूँ मैं 10th एपिसोड लेके ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आज के इस एपिसोड में हम बात एक प्रधानमंत्री की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे दो प्रधानमंत्रियों की। और ये दोनों प्रधानमंत्री कितने कितने टाइम के लिए रहे, इनके टेन्योर में क्या क्या हुआ, हम इसकी भी जानकारी लेंगे। तो देखिए, ये आप सबको पता है कि राजीव गांधी इतनी ब्रूट मेजॉरिटी के होते हुए भी अपनी न कैबिनेट को संभाल पाए, ना एमपीज को संभाल पाए, और उनकी अपनी छवि भी धीरे 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 इरोड होने लगी। इरोड समझते हैं ना, मतलब उसमें जंग लगने लगा। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन, इतने ज़्यादा एमपीज, सारे राज्यों में आपकी सरकारें, लेकिन प्रधानमंत्री की अगर कोई सुने नहीं तो इसको तो उनकी पावर का इरोजन ही कहेंगे। हुआ ये कि इलेक्शन जब डिक्लेयर हुए तो इलेक्शन किस मुद्दे पे लड़े गए? गरीबी हटाओ के नहीं, बेरोजगारी के नहीं, मुद्दा था जो वीपी सिंह ने उछाला कि करप्शन। और करप्शन किसी पार्टी का नहीं, करप्शन किसी दल का नहीं, करप्शन पूरे देश में जो व्याप्त था उसका नहीं, करप्शन बाय द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज राजीव गांधी। और मुद्दा ये बनाया गया कि बोफोर्स केस में राजीव गांधी ने रिश्वत ली है और ये पैसे उनके विदेशों में जमा हैं। इसमें दलाली खाई गई है, न केवल दलालों ने बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। और लोगों ने मान लिया इस बात को। तो हुआ ये कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इनको जब कैबिनेट से निकाल दिया गया, देखिए इनके साथ हुआ ये कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, ईमानदार थे, तो इन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए दो बहुत फेमस रेड करवाए, इनकम टैक्स रेड। और ये कोई छोटे मोटे रेड नहीं थे। एक रेड करवाया इन्होंने धीरू भाई अंबानी के ऊपर और दूसरा रेड करवाया अमिताभ बच्चन के ऊपर। तो होता यूँ है कि जब वीपी सिंह अपने फाइनेंस मिनिस्टर होने के कार्यकाल में धीरू भाई अंबानी और अमिताभ बच्चन के ऊपर रेड करते हैं, तो उनको कैबिनेट से तो हटाया नहीं जा सकता। वीपी सिंह वॉज वेरी वेरी पावरफुल एंड वीपी सिंह हैड ए वेरी क्लीन इमेज। लेकिन उनको पैरेलली डिफेंस में भेज दिया जाता है। डिफेंस में जब भेज दिया जाता है तो वहाँ भी फाइलें खंगालने लगते हैं और उनको दो फाइलें हाथ में लगती हैं। एक लगती है बफोर्स की और दूसरी फाइल उनके हाथ लगती है जर्मनी की HDW सबमरीन डील की। तो बस वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। सामने लेके आते हैं कि भाई इसमें तो साफ है कि कमीशन दिया गया है। बाद में उनके पास कहीं और से कुछ सबूत ऐसे आते हैं कि ये कमीशन राजीव गांधी के पास भी पहुंचा है। और फिर जब उनको हटा दिया जाता है डिफेंस मिनिस्टर के ओहदे से, तो फिर वो छोड़ देते हैं। फिर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं, प्राइमरी मेंबरशिप कांग्रेस की छोड़ देते हैं, अपनी एमपी की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं और दोबारा चुन के आते हैं, अपने नेशनल फ्रंट को बनाने में जुट जाते हैं। तब तक इलेक्शंस भी नज़दीक आ जाते हैं और इलेक्शंस में डिसाइड करते हैं ये कि हम कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बनाएंगे और उस मोर्चे के बाय डिफ़ॉल्ट ये हीरो हो जाते हैं। तो देखिए, इलेक्शंस होते हैं कब? 1989 में। कौन सी लोकसभा के लिए? 9th लोकसभा के लिए। कांग्रेस बनाम नेशनल फ्रंट। तो कांग्रेस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, सब कुछ होते हुआते भी 197 सीट्स तो इनको मिलती हैं। तो इनको चाहिए कितने थी? करीब अब 80 के आसपास और अगर हो जाती तो सरकार बना लेते। लेकिन कोई भी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करने को इस समय तैयार नहीं थी। माहौल इतना ख़राब हो चुका था कांग्रेस के अगेंस्ट। नेशनल फ्रंट आती है, 143 सीट्स मिलती हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसे 1984 में 2 सीट्स मिली थी, अब कितनी सीट्स लेके आती है? 85। वो किसको सपोर्ट करती है? नेशनल फ्रंट को। होता है, सब बैठते हैं मिलकर, सारे नेता, चंद्रशेखर होते हैं, ताऊ देवीलाल होते हैं, इस बार ये किंग मेकर है ताऊ देवीलाल। तो गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाती है कि इलेक्शन जीत के आ गए, सीटें भी इकट्ठी कर ली, 273 का जोड़ तोड़ भी सब बिठा लिया,
लेकिन ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेगा कौन। क्या वीपी सिंह लेंगे? क्या ताऊ देवीलाल उन्हें सपोर्ट करेंगे? या अपने सबसे अच्छे दोस्त चंद्रशेखर को सपोर्ट करेंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में किसी को ना करें और दोनों ही लोग कहेंगे आप ही बन जाओ? या जगजीवन राम को करेंगे? किसको करेंगे? कुछ पता नहीं चल रहा होता है, कुछ बहुत फ्लूइड मामला होता है, गड़बड़ हो रही होती। खैर, वीपी सिंह के नाम का अनुमोदन होता है, वीपी सिंह बन जाते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन ये जो बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये इनके जो पनघट की डगर थी और भी ज़्यादा कठिन इसलिए हो गई कि इन्हें लगा पहले दिन से ही हमारे इन 273 एमपीज़ में तो 20 फैक्शंस हैं, 20 धड़े हैं, ये चलाएंगे कैसे? तो इन्होंने एक तुरुप का पत्ता खेला। तुरुप का पत्ता कौन सा? ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड कोई गरीबी हटाओ, रोज़गार पैदा करो, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, लिटरेसी, हेल्थ, ऐसा कुछ नहीं। तुरुप का पत्ता ये खेला कि बहुत पहले मोरारजी देसाई के टाइम में 10 साल पहले बीपी मंडल एक एमपी थे, उनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग यानी कि मंडल कमीशन का एक गठन किया गया था इस चीज़ को पता करने के लिए कि हमारे यहाँ अदर बैकवर्ड कास्ट जो हैं वो क्या हैं, कितनी हैं, और अगर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए तो उन्हें कितना दिया जाना चाहिए। तो साहब उन्होंने 79 में 1 जनवरी को इस मंडल आयोग का गठन हुआ था। 83 में इंदिरा जी को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इंदिरा जी को लगा कि ये तो बिल्कुल टिकिंग टाइम बॉम्ब है, उसको बिल्कुल टच नहीं किया। उसके बाद राजीव जी आए, उन्हें भी लगा कि ये तो टिकिंग टाइम बॉम्ब है, उन्होंने भी टाइम बॉम्ब को टच नहीं किया। लेकिन इन्होंने किया। डिफेंस मिनिस्टर रह चुके थे ना, तो टाइम बॉम्ब से कहाँ डर लगता था। तो इन्होंने कहा कि साहब ये इम्प्लीमेंट होगी। अब मार्च में इन्होंने कह दिया कि इम्प्लीमेंट होगी ये रिपोर्ट। अब जैसे ही ये चीज़ बाहर आई तो देश में ऑलमोस्ट सिविल वार जैसी कंडीशंस शुरू हो गई। अपर कास्ट के स्टूडेंट्स थे, अपने कॉलेजेस से घर से निकल निकल के सड़कों पे आने लगे, आगजनी शुरू हो गई, राइट शुरू हो गए, सेल्फ इमोलेशन जैसे आत्मदाह कहते हैं वो शुरू हो गए। तो ये सब होते होते हालात ये हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्ट्रांग पिलर है दैट इज जुडिशरी। और जुडिशरी के टॉप पे कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? स्टे करो इसके ऊपर, देश में आग लगी हुई है, ये हम अभी नहीं कर सकते। ठीक है, खैर स्टे किया, हालात थोड़े ठंडे हुए, लेकिन तब तक देश के हालात बिगड़ गए थे। देखिए पंजाब में दंगे कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। ओके, असम में भी हालत ख़राब थी, नॉर्थ ईस्ट में हालात अच्छे नहीं थे। फिर ये अपनी हिंदी बेल्ट में आपने सब राइट्स करा रहे हैं महीनों से, तो काम कैसे होगा, एक्सपोर्ट कैसे होंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे सुधरेंगी, तो सब गड़बड़ चलती रही। खैर हुआ ये कि इस बात से बीजेपी और नाराज़ हो गई। बीजेपी को लगा कि अब उसके पास तो कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है। करप्शन का मुद्दा छीन लिया वीपी सिंह ने, मंडल का मुद्दा मतलब रिजर्वेशन का छीन लिया वीपी सिंह ने, तो अब मुद्दा तो होना चाहिए कोई ना कोई। तो एक मुद्दा जो है, जो राजीव गांधी अपने पहले काल में छोड़ गए थे 84 to 89, वो था राम मंदिर का। तो आडवाणी जी ने एक यात्रा शुरू की सोमनाथ से लेके अयोध्या तक की, कि उन्हें लगा कि ये जो एक चीज़ है ऐसी जिससे सारे हिंदुस्तानियों का, मैं यहाँ पे हिंदुस्तानी इसलिए कह रहा हूँ कि राम से कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं का ही लगाव है, सिखों का है, जैन्स का है, क्रिश्चियंस का है, कुछ मुस्लिम्स का भी है। ये हम बहुत गलत सोचते हैं कि हम जब किसी एक धर्म की रिलीजियस फिगर को मन में लाते हैं तो हम सोचते हैं कि इन्हीं के धर्म के फॉलोअर्स ही उससे जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। हम और आप सूफ़ी कव्वालियाँ नहीं सुनते हैं क्या? खूब सुनते हैं। ओके, दरगाहों पे नहीं जाते हैं क्या? हम चर्चेज़ में नहीं जाते हैं, गुरुद्वारों में नहीं जाते हैं
क्या सिख लोग हिंदुओं के मंदिरों में नहीं जाते, जैन देरासर्स में नहीं जाते? ये सब खुले हुए हैं। ओके, हम कितने ऐसे, क्या ईद नहीं मनाते? हम सब है। ओके, एट द रूट, एट द कोर, इंडियननेस इज सेकुलर। ओके, तो इससे भी बहुत से लोग जुड़े हुए थे, इस राम मंदिर से भी। तो राम मंदिर से जब इन्होंने मुद्दा गरमाया तो बीजेपी ने कहा कि भाई ठीक है, हम राम रथ यात्रा करते हैं, और एक बस को रथ का आकार दे दिया गया और अडवाणी जी ने एक यात्रा शुरू की सोमनाथ से। वीपी सिंह नहीं चाहते थे इस चीज़ को। वीपी सिंह सोचते थे कि अगर ये पूरी हो गई इनकी रथ यात्रा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर मंडल का मुद्दा तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने दबा दिया है, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। तो उन्होंने क्या कहा, समस्तीपुर बिहार में लालू यादव से बात करके उन्होंने कहा अडवाणी जी का रथ यहीं पे रोक दो और इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दो। वही हुआ। जब ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, और बीजेपी की सपोर्ट के बिना तो सरकार चलनी ही नहीं थी। देखिए, अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर होता विश्वनाथ प्रताप सिंह की जगह, जो कि हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री थे, कोई और होता तो कांग्रेस उसको सपोर्ट करती। लेकिन जिस आदमी ने राजीव गांधी के ऊपर, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, नेहरू गांधी फैमिली के उत्तराधिकारी थे, उनके ऊपर पर्सनल अगर इल्ज़ाम लगाया तो उसको तो सपोर्ट करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। तो बिल्कुल नहीं करना था सपोर्ट, इनकी सरकार गिर जाती है। अब फिर कांग्रेस अपने चरण सिंह वाले मोड में आ जाती है वापस। वो कहते हैं चंद्रशेखर को, वो भी चरण सिंह CS, ये भी चंद्रशेखर CS, इनिशियल सेम है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम आपको उठाते हैं ऊपर, आप बन जाओ प्रधानमंत्री। तो ये अपना जनता दल सेक्युलर लेके, JDS, और 60 से 65 के बीच में इनके MPs हैं, और आ जाते हैं साथ में। अब कांग्रेस के पास 197 तो हैं, थोड़ी 10-5 सीटें और कहीं के कर करा के ये प्रधानमंत्री बच जाते हैं। तो अब पहले तो आप ये देखिए कि VP सिंह 1 साल भी नहीं रहे प्रधानमंत्री, सिर्फ 11 महीने रहे, प्रिसाइजली 343 डेज। ओके, 343 डेज में आदमी क्या कर लेता है? कुछ नहीं कर पाता। तो देखा जाए तो देश वैसे का वैसा ही रहा, या थोड़ा सा मैं कहूँगा नीचे गया। नीचे क्यों गया? कि पंजाब समस्या अपना मुंह खड़ी हुई थी, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा ही हुआ था। फिर 356 आर्टिकल अप्लाई करते थे, फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता था। तो वो चलता रहा। असम में भी हालात ख़राब थे, तो मंडल कमीशन ने के जो दंगों ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी। ये चले जाते हैं साहब। अब आ जाते हैं चंद्रशेखर। देखिए, चंद्रशेखर आते हैं, और चंद्रशेखर एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं जो बहुत ही लाचार, मैं आपको बताऊं सही बात, बहुत ईमानदार शख्सियत, बहुत कद्दावर नेता। लेकिन जब आपके पीछे MPs ही नहीं है तो आप करेंगे क्या? अरे कम से कम 100 MPs भी होते तो भी कुछ बात बनती, कुछ मज़ा आता खेल का। लेकिन यहाँ तो MPs भी 60 से 65 के बीच में, और उनकी भी क्या इच्छा है, क्या इंटेंशंस हैं, वो भी किसी को पता नहीं। जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है। ऊपर से सपोर्ट किसका? कांग्रेस का, जो अब तक फेमस हो चुकी थी कि भाई ये सरकार गिराने में यकीन रखते हैं, सरकारें बनाने में कभी यकीन नहीं रखते, या तो इनकी बनेगी या किसी की नहीं बनेगी। वही होता है। इस दौरान चंद्रशेखर 2-3 काम तो बहुत अच्छे करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राम मंदिर का हल इन्होंने निकाल लिया था, इनके पास सॉल्यूशन था, और ये बात कांग्रेस को पता चल गई थी। तो कांग्रेस ने सोचा कि मंडल आने के बाद एक मुद्दा हमारे हाथ से फिसल गया। लोग कहते हैं कि आपके पास रिपोर्ट थी, आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं की? अब जब एक आदमी ने इम्प्लीमेंट की है तो उसे हटना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि राम मंदिर का भी अगर ये ले गए तो हिंदूज तो सारे ही हाथ से निकल जाएंगे, और मुस्लिम्स भी ये कहेंगे कि भाई तुम ही अच्छे से करवा देते मिल बैठ के तो बात बन जाती। देखो, एक ईमानदार आदमी ने सब करवाया। तो इन्होंने क्या किया कि इनके लिए ज़रूरी हो गया था कि इसको हटाया जाए।
तो एक ऐसा केस आ जाता है जिस पे आज सुन के बड़ी हंसी आती है। होता ये है कि राजीव गांधी के घर के आगे दो हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल्स पाए जाते हैं और कांग्रेस इस बात को बड़े जोर शोर से डंके की चोट पे कहती है कि हमारी जासूसी हो रही है। अभी वो जासूसी वैसा कुछ नहीं था, उनके पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे जासूसी हो सके। किसने किया, कैसे किया, लेकिन कांग्रेस ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया और अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी कि हम आज देख लेंगे, हम आज आएंगे लोकसभा में, पार्लियामेंट में, और दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इधर साहब चंद्रशेखर वेट करते रहे, कांग्रेसी आए ही नहीं। लेकिन ऑन मॉरल ग्राउंड्स चंद्रशेखर ने अपना इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति लोकसभा के स्पीकर को, और लोकसभा के स्पीकर को इस्तीफा देने के बाद में बाहर आ गए। अब कांग्रेस को काटो तो खून नहीं, क्योंकि कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि इस समय इलेक्शन हो। कांग्रेस तैयार नहीं थी। अब कांग्रेस ने अपने बड़े सारे फीलर्स भेजे इनके पास कि भाई अपना इस्तीफा वापस लो, इस्तीफा वापस लो, इस्तीफा वापस लो। लेकिन उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया। प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पे देश को, मुझे और आपको? आप तो नहीं थे तब, मैं तो था। प्रॉब्लम ये हो गई कि चंद्रशेखर अपना बजट भी पास नहीं करा पाए। बजट पास ना होने से क्या हुआ? बजट पास ना होने से ये हुआ कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, जिससे हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ खींच लिए। मूडीज़ ने हमारी रेटिंग गिरा दी और इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे कर दी। आज हम लोग कई बार पाकिस्तान पे हंसते हैं। जिन लोगों को पाकिस्तान की इकोनॉमी की समझ है, हमें नहीं हंसना चाहिए। उनकी हालत आज वही है जो चंद्रशेखर के टाइम में इंडिया की थी, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है। चंद्रशेखर के टाइम में जो इंडिया की हालत थी वो इतनी बुरी थी कि पाकिस्तान की हालत उतनी बुरी कभी भी नहीं हुई। पाकिस्तान के पास सऊदी अरेबिया है, यूएई है, टर्की है और चाइना है सपोर्ट करने के लिए। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से लोन लेने में पाकिस्तान के अड़ंगे नहीं लगाता है, लेकिन इंडिया के पास एक भी फ्रेंड नहीं था। नो फ्रेंड ऑफ इंडिया गेव ए सिंगल डॉलर टू द कंट्री। ठीक है, हालात यहाँ तक पहुँच गए कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों के इंपोर्ट के लिए पैसे बचे। आप समझ रहे हैं, $1 बिलियन। और वो कब ख़त्म हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। अगर उस समय हमारे ऊपर कोई कंट्री हॉस्टाइल हो जाता, अटैक कर देता, तो हम तो तेल भी नहीं खरीद सकते थे। खैर, इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी का इशू इंडिया का हो गया कि जिन लोगों ने लोन देना था उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी दो आप। और सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी? कोई सिग्नेचर नहीं हमारे प्रधानमंत्री के या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। उन्होंने कहा कि आप अपना सोना हमारे पास रखिए, बेच दीजिए, हमें रखिए भी नहीं, बेच दीजिए। तो 67 tons of gold which was there in the vaults of Reserve Bank of India मुंबई, वो कुछ 47 के आसपास बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन को बेचा गया और 20 टन्स के आसपास बेचा गया बैंक ऑफ जापान टोक्यो को। जेट से गए, हमारे अधिकारी गए, सोना बेच के आए। बेचना, गिरवी नहीं, लेकिन एक एग्रीमेंट था उसमें कि आप इसे रीपरचेज कर सकते हैं। तो तब जाके हमें करीब 500 to 600 मिलियन यूएस डॉलर्स मिले, 500 मिलियन यूएस डॉलर्स, और हमारे रिजर्व्स करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स हो गए। जब फिर धीरे धीरे हालात सुधरे और उसी साल हमने सोना वापस ले भी लिया उन्हीं बैंक ऑफ इंग्लैंड से एंड बैंक ऑफ जापान से। लेकिन आप समझ सकते हैं, ऐसा इतने बड़े कंट्री में, देश में हमारे ये हाल हो गया था। हमारा कोई दोस्त नहीं था, हमारा कोई सपोर्टर नहीं था, हम बहुत बुरी स्थिति में थे।
तो कभी भी किसी दूसरे कंट्री की स्थिति पे हमें हंसना नहीं चाहिए, हम खुद उस चीज़ से पास हो चुके हैं। ओके, आज क्या है, आज हमारे पास करीब 700 टन्स ऑफ गोल्ड है, हमारे पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स आर 534 बिलियन यूएस डॉलर्स, और इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होते होते ये 600 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएंगे। दैट विल बी सब्सटेंशियल, लगभग 2 साल के इंपोर्ट के बराबर हमारे पास डॉलर्स हो जाएंगे। अभी भी 1.5 साल के आसपास तो हैं ही। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि चंद्रशेखर ने ये सब देखा, और चंद्रशेखर ने क्या देखा, 21 मई को राजीव गांधी एसेसिनेशन। ओके, अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि कांग्रेस ने सरकार गिरा तो दी थी, लेकिन बनाने की स्थिति में नहीं थे। मेरा ये मानना है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि अगर कोई भी पार्टी, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, कोई सरकार गिराती है तो उसमें इतना हौसला होना चाहिए, इतना कलेजा होना चाहिए, इतनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वहाँ पे अपनी सरकार बना सके, तभी उसे गिराने का हक है। जस्ट इमेजिन करिए, अगर राजीव गांधी उनकी सरकार को गिरा के कांग्रेस की सरकार ले आए होते और खुद प्राइम मिनिस्टर होते, तो क्या राजीव गांधी का असैसिनेशन होता? जी नहीं। उनको तब वो लेवल की सिक्योरिटी मिल चुकी होती कि कोई टेररिस्ट उनके आसपास आने की हिम्मत नहीं करता, पॉसिबल नहीं था। कॉर्डनिंग इतनी होती है, इतनी लेयर्स होती हैं, इतनी स्क्रीनिंग्स होती हैं, तब भी होती थी। लेकिन एक ऐसे आदमी की सिक्योरिटी जो अपोजिशन का लीडर है और एक ऐसे आदमी की जो प्राइम मिनिस्टर है, काफ़ी फ़र्क होता है। तो शायद जो अनहोनी हुई वो इस देश में ना होती, लेकिन ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस भी कहाँ समझते हैं। तो ये देखिए साहब, आपके 2 प्राइम मिनिस्टर आए, 7th and 8th। हम इस उस टाइम के बाद से राजनीति में एक नए परिवर्तन का अनुभव होता है। क्या क्या परिवर्तन होगा कि प्राइम मिनिस्टर पे भी एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं, दैट इज 1। नंबर 2, जातियों की राजनीति भी की जा सकती है। ओके, और नंबर 3, धर्म की राजनीति भी की जा सकती है, फ्री फॉर ऑल है। ओके, इसके सिवा क्या, पहली जोड़ तोड़ की सरकार, मतलब जोड़ तोड़ करके भी सरकार बन सकती है। ओके, तो ये कई सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, और उसके बाद में मंडल कमीशन 1992 में फिर अप्लाई भी हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको हाँ भी कर देता है। ये भी एक हमारे संविधान का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ इस बात को। आज की डेट में हमारे पास ना वीपी सिंह हैं और ना चंद्रशेखर हैं। एक कॉमन चीज़ रही इन दोनों में, दोनों की डेथ माइलोमा से हुई। माइलोमा मीन्स द कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। तो चंद्रशेखर की भी डेथ इसी वजह से हुई, करीब 80 ईयर्स की एज में, और उससे 1-2 साल कम 78 के आसपास एज थी जब इसी माइलोमा की वजह से वीपी सिंह की भी डेथ हुई। ओके, तो अपना अपना दोनों का रोल रहा। हमने एक और चीज़ सीखी कि जब तक हम ग्लोबलाइज नहीं होंगे, जब तक हम मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं बनेंगे, तब तक इस दुनिया में हम और कंट्रीज़ के साथ दौड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उस दिन के बाद से फिर हमारा ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग ऑफ द मार्केट, डिसइन्वेस्टमेंट से सारी चीज़ें तब से ही शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक ऐसी मजबूरी आके हमारे देश के सामने खड़ी हो गई कि अब हम उस मजबूरी को कभी दोबारा ना देखें। दैट इज crisis of foreign currency, okay, and crisis of liquidity, crisis of credibility. थैंक यू सो मच। आपको ये एपिसोड कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को यहीं पे विराम दे रहे हैं। इसके बाद हम कुछ और वीडियोस के साथ जल्दी जल्दी आपके पास आएंगे, और तब तक के लिए सी यू, धन्यवाद, थैंक यू।